हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सतत विकास, किसका लगातार विकास, नारी शिक्षा और सशक्तिकरण का, यानी महिला शिक्षा का और सशक्तिकरण का सतत विकास हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। महिला शिक्षा के तात्पर्य यहाँ है औपचारिक शिक्षा से है, जो हमारे शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। तो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जो शिक्षा में महिलाओं के लगातार वृद्धि हो, इसके लिए, या महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शक्ति इत्यादि शक्तियों में किस प्रकार से वृद्धि हो, किस प्रकार से लगातार वृद्धि हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या इसके लिए समाज द्वारा महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो पहला है इसमें महिलाओं का लगातार शिक्षा में विकास हो, लगातार उनके स्तर शक्तियों में विकास हो। इसके लिए आवश्यक है कि आर्थिक रूप से उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए, यानी आर्थिक वृद्धि के लिए उनको क्या प्रदान किया जाए, रोजगार। रोजगार और व्यापार, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ की मांग के साथ साथ उससे संबंधित लोगों को सहजता से रोजगार उपलब्ध करा देती है। अगर हम बात करें रोजगार की, तो वह रोजगार सरकार द्वारा भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सरकार द्वारा भी रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और निजी क्षेत्रों को भी रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। तो निजी क्षेत्र का रोजगार तब बढ़ेगा जब हमारा निर्यात बढ़ेगा। हमारा क्या बढ़ेगा, निर्यात या व्यापार बढ़ेगा। तो निर्यात या व्यापार बढ़ा करके निजी क्षेत्रों द्वारा रोजगार में वृद्धि करना चाहिए और सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों में भी रोजगार की वृद्धि करना चाहिए। परंतु वर्तमान समय में भ्रष्टाचार चरम पर है। नेता सब जो सरकारी पद है, आज से 30 साल 40 साल पहले का, उतना भी सब नहीं भरना चाहते हैं, क्योंकि बचा हुआ पैसा वो हजम कर जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये समस्या हो रही है। यदि भारत में रोजगार बढ़ा होता और रोजगार के संग संग निजी क्षेत्रों का निर्यात बढ़ाने पर अगर सरकार बल दी होती, तो रोजगार बढ़ता तो निश्चित रूप से लोग सहजता से शिक्षित करने पर बल देते। और इसके संग संग इस रोजगार में महिलाओं की भी स्थिति सुनिश्चित कर देना चाहिए, चाहे आरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करे, चाहे किसी पेशा या व्यवहार के दृष्टिकोण से सुनिश्चित करे, ताकि उसमें पुरुष वर्ग न जा सके। तो ऐसे होगा का कि इनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे नर्स का है, उसी तरह से एयर होस्टेज का है, उसी तरह से होटल से संबंधित है चीज़ें। इसी तरह से कहने का मतलब, रोजगार में अगर वृद्धि किया जाए तो महिलाओं की शिक्षा में ऑटोमेटिकली प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाओं अपने मान सम्मान, स्वाभिमान इत्यादि की रक्षा करने में भी सफल हो जाएगी। क्योंकि आर्थिक जो स्थिति होती है ना, वो हर आदमी को एक प्रकार से सांसारिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो जब आर्थिक स्थिति जैसा विकास होगा, वैसा रोजगार बनेगा और वैसा इन लोगों का शिक्षा और सशक्तिकरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी सतत विकास के लिए, संक्षेप में, सतत विकास के लिए रोजगार में वृद्धि करना आवश्यक है, महिलाओं को ध्यान में रखकर। दूसरा है आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग भी देंगे तो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में तेज़ी से विकास होगा। जैसे आर्थिक सहयोग का मतलब स्कॉलरशिप, जैसे वजीफ़ा हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ। इसके संग संग वो जो है अब शिक्षा के लिए लोन हुआ, इस तरह से अगर, और इसी तरह से शिक्षा के लिए उनको जो है कोई उपकरण की सहायता या कोई शिक्षण, कंप्यूटर इत्यादि यंत्र की सहायता, यानी आर्थिक सहयोग के माध्यम से हम लोग महिला शिक्षा को लगातार बढ़ा सकते हैं। और जब शिक्षा बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी, तो सशक्तिकरण का भी विकास होता रहेगा। तीसरा है शिक्षा की अनिवार्यता। जैसे अगर हम बात करें तो भले ही शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, 0 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, परंतु जब नेता समय से पुस्तक ही नहीं भेजवा पा रहे हैं और नेता लोग शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं भेज पा रहे हैं, तो शिक्षा की अनिवार्यता का कोई विशेष लाभ नहीं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ये अनिवार्य कर दिया गया है लगातार पास करना 8 तक, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि बच्चे जब तक
समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है आगे पढ़ने के लिए, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है या इतना वह अपने आप को बिगाड़ चुके होते हैं कि वो आगे पढ़ ही नहीं पाते। तो शिक्षा में अनिवार्यता के संग संग मूल्यांकन और शिक्षण प्रशिक्षण पद्धति में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। तो महिलाओं के क्या होगा, योग्यता में वृद्धि होगी और सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। यानी शिक्षा की अनिवार्यता कलात्मक गतिविधियों के साथ, प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ कर देना चाहिए, जिसमें वह कताई, बुनाई, कढ़ाई, कला, कौशल, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा इत्यादि को भी वह अपनाते हुए, सीखते हुए सामान्य पाठ या सामान्य अध्ययन भी कर सके। ऐसी शिक्षा अगर अनिवार्य हो जाएगी तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा का भी विकास होगा और चूँकि योग्यता होगी तो पैसा भी आएगा, समाज में इज्जत भी बढ़ेगी, सशक्तिकरण का भी विकास होगा। अगला है शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आज भी जो है, जो पिछड़े हुए राज्य हैं, भले ही वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो, तो आज भी महिलाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोग दूर दूर अपने बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते, क्योंकि जब उसको भेजेंगे तो उसके पीछे कौन जाएगा देख रेख के लिए, दूसरे तरफ कमाने कौन जाएगा, कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज भी भारत में जनसंख्या के हिसाब से या पिछड़े हुए राज्यों के हिसाब से पर्याप्त रूप में शिक्षण संस्थान नहीं है, पर्याप्त विद्यालय नहीं है और न ही पर्याप्त प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने वाले विद्यालय, ये दोनों का काफ़ी पर्याप्त अभाव है। हाँ, अगर ये कुछ हैं भी तो वहाँ स्टाफ का अभाव है। अगर वहाँ स्टाफ भी है तो राजनीति के कारण से सब खींचातानी करते रहते हैं, पर्याप्त ढंग से वो अपना नैतिक दायित्व समझ करके पढ़ाते नहीं हैं, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है। यदि शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान पर्याप्त होने के साथ साथ सरकार इस पर बल दे, समाज इस पर अपने ध्यान दे, तो निश्चित रूप से महिलाओं के शिक्षा में और उनके शक्ति में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों कलात्मक और गुणात्मक और व्यवहारात्मक इत्यादि गतिविधियों का व्यक्तित्व के विकास में निर्माण करते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका। तो शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में लगातार वृद्धि होने लगी। अगला सामाजिक न्याय। समाज जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ क्या होता है, समाज होता है। तो निश्चित रूप से स्त्रियों का सबसे संबंध है, किसी से पिता पुत्री, तो किसी से भाई बहन, तो किसी से पति पत्नी। तो जितने भी संबंध हैं, अगर किसी संबंधों में उनके प्रति कोई अत्याचार या घरेलू हिंसा या अन्याय होता है तो समाज द्वारा उसे तत्काल न्याय प्राप्त कराया जाए या सरकार द्वारा उसे सामाजिक दृष्टिकोण को, सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए न्याय तत्काल उपलब्ध कराया जाए, न्याय उसे दिलाया जाए और समाज में अच्छे व्यवहार, अच्छे क्रियाकलाप, अच्छे आदर्श और अच्छे मूल्यों के प्रति लोगों में जागरूकता और जानकारी भरा जाए तो क्या होगा, महिलाओं के शिक्षा में भी वृद्धि होगी और शक्ति में भी वृद्धि होगी, सतत वृद्धि होगी। अगला है नारी मूल्यों की जागृति। जिस तरह से पुरुषों में बहुत सारे आदर्श मिलते हैं उसी तरह से महिलाओं में भी आदर्श हैं, लेकिन पाठ्यक्रमों में लागू न होने के कारण से, पाठ्यक्रमों में उन्हें फ्रंट पर या आगे न रखने की वजह से भी पर्याप्त जागृति नहीं हो पाती है। अगर पाठ्यक्रमों में नारी मूल्य, नारी आदर्श, नारी का उत्तम चरित्र, नारी का प्रभाव, नारी की उपलब्धि इत्यादि सब बातों को शामिल करते हुए उनके प्रति जानकारी और जागृति और मान सम्मान संबंधी दृष्टिकोण समाज में भरा जाए तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा में वृद्धि होगी। शिक्षा में वृद्धि होगी तो योग्यता आएगी, योग्यता से वो सामाजिक आर्थिक सभी शक्ति प्राप्त कर लेंगी, अर्थात सशक्तिकरण में भी वृद्धि होगी। आगे है सुनिश्चित नेतृत्व। भारत में भले ही आरक्षण की बात होती है, लेकिन आज भी आरक्षण ज़्यादातर बस संविधान में लिखा है। व्यवहार में जो सबल वर्ग है, दुष्ट वर्ग है, वह लागू होने ही नहीं दिया व्यवहार में, जिसके कारण से वो आरक्षण आज भी उसी तरह से बना का बना है। अगर लागू हो गया होता तो कब का वो आरक्षण समाप्त होने की स्थिति में आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर राजनीति में महिलाओं का पर्याप्त और सुनिश्चित कर दिया जाए कि इन क्षेत्रों में महिलाएं ही नेतृत्व करेंगी और यही सारे हिसाब किताब देंगी, तो महिलाओं को सब क्या किए हैं कि महिलाओं का सब प्रतिनिधि चुन देते हैं कि हमारे तरफ से हमारे ये जाके काम करेंगे, हमारे तरफ से हमारा बेटा जाएगा, हमारा पति जाएगा। तो उसमें एक कागज़ सब फिलअप करा के दूसरा जाके दौड़ दौड़ काम कराता है, वो घर में बैठ के या तो चौका बेलना करती हैं या क्रीम पाउडर लगाती हैं। ये कहानी बनी हुई है। जब इनका नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से हो, योग्यता भरा हुआ हो,
और इनका सीट सुनिश्चित हो, लोकसभा विधानसभा सभी में सुनिश्चित हो जाए, तो निश्चित रूप से एक रोल मॉडल का ये काम करेंगी, तो महिला शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और सशक्तिकरण का भी वृद्धि होगी। अगला, महिला आयोग का प्रयास। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य स्तर पर महिला आयोग, ये सब गठित किया गया है, लेकिन महिला आयोग के पास कितना पैसा है, महिला आयोग कितना सक्रिय है, इसमें बड़ी समस्या है। यदि महिला आयोग सक्रिय हो जाए और महिला आयोग के लिए पर्याप्त पैसा हो और महिला आयोग नारियों के हक के लिए मांग करने लगे, बड़ी बीच में ऐसी घटना मिल जाती है कि महिला आयोग का पता ही नहीं रहता है। महिला आयोग का मतलब राजनीति में से पैसा कमाने वाला आयोग बन गया है। जहां महिला आयोग को दबे कुचले वर्गों की महिलाओं को उत्थान और न्याय इत्यादि के लिए प्रयास करना चाहिए, वहाँ ये प्रयास नहीं हो रहा है। यदि महिला आयोग नैतिकतापूर्ण सही ढंग से अपने प्रक्रियाओं का, अपने उद्देश्यों का संपादन राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने लगे या उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने लगे, तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा को, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। जैसे आज हम लोग खेल में देखें तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रमंडल, कहाँ तक का अवार्ड लाई हैं। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के उदाहरण वर्तमान में हो चुके हैं। तो उसी तरह से महिला आयोग जितना ही सक्रिय होगा, उतना ही अन्य महिलाओं के प्रोत्साहन का या सीखने का या अनुकरण करने का एक रास्ता, एक द्योतक बन जाएंगी। तो ये सब बढ़ावा मिलेगा, तो जिससे शिक्षा, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। अगला है सुरक्षात्मक कानून एवं अधिनियम। हरिओम। सुरक्षात्मक कानून का यहाँ तात्पर्य है कि स्त्रियों के मान सम्मान से संबंधित सुरक्षा। जैसे अगर हम बात करें सुरक्षा के संदर्भ में, अगर हम बात करें तो जैसे छेड़खानी से समस्या, शारीरिक हिंसा से समस्या, भावनात्मक ठेस से सुरक्षा संबंधी कठोर कानून बने, उसका कठोरता से पालन किया जाए। छेड़खानी हो गया, इसी तरह से मान सम्मान, असमस्त, लूटने संबंधी भी बातें आती हैं इसमें। तो ये सब गतिविधियों के लिए जितना ही सुरक्षात्मक कानून बने, प्रशासन जितना ही सक्रिय रहे, तो भी जो है महिलाओं को जो है शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वह सुरक्षित होंगी तो अच्छा संदेश समाज में जाएगा, तो लोग बच्चियों को भेजने में संकोच नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे। दूसरा है अधिनियम, जैसे दहेज वाला है, दहेज निरोधक अधिनियम 1961। उसी तरह से अन्य क्षेत्रों में जैसे अधिनियम, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2006। इसी तरह से अन्य जो भी हमारी वर्तमान आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अधिनियमों का निर्माण करके कठोरतापूर्वक कानून का रूप दे करके उससे पालन कराने पर अगर बल दिया जाए, तो महिलाएं जितनी ही सुरक्षित रहेंगी, उतना ही समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, और जहाँ शांति है वहाँ उन्नति और प्रगति का मार्ग खुल ही जाता है। क्योंकि टेंशन में किया हुआ कोई कार्य आपको कोई विशेष स्थिति या कोई विशेष क्षमता, योग्यता या उपलब्धि नहीं प्राप्त कराता। तो ये सुरक्षात्मक कानून और अधिनियम उनके आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि भरा ज्ञान व्यवहार मार्ग को प्रशस्त करेगा, जिससे वे शिक्षा के लिए आराम से आगे बढ़ सकेंगी और योग्यता के आधार पर आर्थिक अर्जित करते हुए अन्य शक्तियों भी ग्रहण करते हुए सशक्तिकरण को प्राप्त कर सकेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख करके महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को लगातार किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उस बातों पर मैंने अपना विचार रखा। देखिए, जब बात आपको समझ में आ जाती है तो आप हर समय आप रट के नहीं लिख सकते ना। समझ में आ गई तो 1-2 बार सुन लीजिए, फिर उसे अपना कलमबद्ध कर दीजिए, क्योंकि जब आप समझे ही नहीं रहेंगे तो लिखेंगे क्या? जब आप समझे ही नहीं रहेंगे तो लिखेंगे क्या? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।